आज हम संवैधानिक विकास का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि 1853 का चार्टर एक्ट आया और उसके बाद भारत में हो जाती है 1857 की क्रांति। और ये 1857 की क्रांति इतने बड़े स्तर पर होती है कि अंग्रेज ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वो अब भारत में अच्छे से शासन नहीं कर सकते, तो अब शासन कंपनी के हाथों में न होकर ब्रिटेन के ताज क्राउन के अधीन आ जाता है। तो उस क्राउन के अधीन के अंतर्गत ही अब हम सारे शासन के अधिनियमों को पढ़ेंगे। क्राउन के अधीन सबसे पहले जो अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें भारत का शासन महारानी विक्टोरिया या ब्रिटेन क्राउन के अधीन आ जाता है, सीधा अधीन आ जाता है और कंपनी का शासन पूर्णतः क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। पहले भारत में शासन दो मंडलों द्वारा हो रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल। इन दोनों मंडलों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और समाप्त करने से द्वैध शासन प्रणाली भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन प्रणाली को सबसे पहले कब समाप्त किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में। और इसकी जगह ब्रिटेन का एक कैबिनेट मिनिस्टर को भारत सचिव बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत सचिव कौन था, ब्रिटेन का कैबिनेट सदस्य था। अगर हम भारत सचिव के बारे में बात करें तो ब्रिटेन का कैबिनेट सदस्य था। दूसरा, सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और भारत के प्रशासन संबंधी समस्त अधिकार भारत सचिव के अंतर्गत निहित थे। और भारत सचिव के ऑफिस का खर्चा भी भारत के भारतीय कोष से दिया जाता था। उसको होम चार्जेस नाम दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों का ये कहना था कि जब भारत सचिव भारत के लिए कार्य कर रहा है तो उसके खर्चा भी भारत कोष से ही लिया जाएगा। तो अब ये पूछा जाए कि भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन कब किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का गठन किया गया। और इसे 1935 में भारत परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय। यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर पहले स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था तो उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन क्राउन के अधीन आ गया तो उसे क्या नाम दिया गया, वायसराय नाम दिया गया। तो वायसराय नाम क्राउन के अधीन होने के कारण पड़ा। और पहले भारत के वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, यानी अंग्रेजों के जो वायसराय सबसे पहले बने वो बने लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1858 के बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और इसमें वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया कि भारतीय भी अब परिषद में आ सकते हैं, लेकिन ना तो उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार था और ना ही कोई प्रश्न पूछने का अधिकार था। यानी एक तरह से आप समझ सकते हो कि भारतीयों को प्रवेश तो दिया गया लेकिन उनके किसी भी अधिकार को नहीं रखा गया, ना उनको बहस करने का अधिकार था, ना ही प्रश्न पूछने का अधिकार था। आपातकाल में वायसराय द्वारा अध्यादेश लाने की शक्ति को भी प्रदान कर दिया गया और यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक मान्य था। यानी वायसराय बिना परिषद की सलाह के कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। तो एक तरह से पूर्ण शक्ति कहाँ पे आ रही है, वायसराय के पास ही रह रही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो पेपर में पूछी जाती है कि सबसे पहले विधानसभा या विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गठन किया गया। यानी इसी अधिनियम के द्वारा हमारे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है और राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, यानी सत्ता को बांटा जाने लगा। यानी सबसे पहले केंद्रीकरण आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान, और अब विकेंद्रीकरण आता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के दौरान। इसी के कारण 1937 में भारत के प्रांतों में संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता क्या हुई, प्राप्त हुई, इसी विकेंद्रीकरण के कारण। अब इसके बाद संवैधानिक विकास में अगला अधिनियम आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या परिवर्तन आया, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीय सदस्यों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि हो गई और उनको बजट पर प्रश्न करने का, बहस करने का और प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन
मत करने का अधिकार नहीं था। यानी अगर कोई बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो उस पर वो बहस कर सकते हैं, उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पक्ष और विपक्ष में कोई भी मतदान नहीं कर सकते। और परोक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। तो अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि निर्वाचन पद्धति का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के दौरान, और वो भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 1909, 1919, 1935। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों को बहुत ही अच्छे से देखना है। तो अब हम पढ़ते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो पहला नाम होता है वो इंग्लैंड में भारत सचिव के रूप में कार्य कर रहा है, और ये भारत सचिव कौन है? इंग्लैंड का कैबिनेट मंत्री। और दूसरा नाम होता है वो होता है भारत में वायसराय का नाम। अब यहाँ पर 1919 में क्या हुआ कि विधान परिषद के आकार में और क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। आकार में वृद्धि करने से ये हुआ कि भारतीय सदस्यों की संख्या आगे ज्यादा बढ़ गई। केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से 60 हो गई, और प्रांतीय विधान परिषदों में ये समान नहीं थी, अलग अलग प्रांतों में विधान परिषद की संख्या अलग अलग थी। गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति यानी मतदान करने का भी अधिकार इनको भारतीय सदस्यों को प्राप्त हो गया। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत सरकारी बहुमति था, यानी केंद्र पर जो निर्णय लिया जा रहा है वो केवल सरकारी सदस्य ले सकते हैं, लेकिन प्रांतों में निर्णय में गैर सरकारी सदस्य भी अपना क्या है मत द्वारा प्रयोग करके अपने निर्णय को बना सकते हैं। पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया, और पहले सदस्य बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विधि सदस्य बनाया गया था। सबसे ज्यादा जो इस अधिनियम से प्रश्न पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन पद्धति, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन कहा गया, और इस पद्धति के आधार पर मुस्लिमों को सीट आरक्षित कर दी गई, अर्थात मुस्लिम सदस्य का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। तो इन्होंने एक तरह से फूट डालो राज करो नीति का अनुसरण यहाँ पर स्पष्ट रूप से किया। मुस्लिमों को और हिंदुओं को पृथक रूप से बांट दिया सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर। इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा इसमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट में लिखें, और गूगल पर successbook.in डालकर हमारा ऐप डाउनलोड करें, जहां पर अन्य विषयों से संबंधित आपको बहुत सारी पढ़ने की सामग्री मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर होंगी। धन्यवाद।